गुड आफ्टरनून भाई सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से एक बार सारे कनेक्ट हो जाओ और मुझे बताओ कि वॉइस क्लियर आ रही है क्या। वॉइस बताओ भाई, जल्दी से वॉइस क्लियर आ रही है क्या। जल्दी सारे कनेक्ट हो जाओ और वॉइस बताओ, वॉइस क्लियर आ रही है क्या। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों के अकॉर्डिंग टाइम नहीं हो सकता महक, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, किसी ने कॉमन बैच ले रखा है, किसी ने नहीं ले रखा, किसी की पीजीटी की क्लासेस होती है। तो ऐसे सभी बच्चों के अकॉर्डिंग टाइम नहीं हो सकता। 2:30 बजे नहीं कर सकती भाई, मेरी गुड़िया के स्कूल के आने का टाइम होता है। ठीक है भाई, वीडियो वॉइस ऑल क्लियर, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मुझे यही टाइम सूट कर रहा है और कई बच्चों को भी यही टाइम सूट कर रहा है। जो बच्चे पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कईयों ने कॉमन बैच नहीं ले रखा, कईयों ने ले रखा है, तो उनके अकॉर्डिंग यही टाइम सूट हो रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें भाई, जल्दी से बताओ स्टार्ट करें क्या। जल्दी बताओ स्टार्ट करें क्या। और आज ना क्लास में एक्टिव रहा करो, जब भी मैं बोलूं यस मैम लिखो तो साथ में लिख दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि क्लास एक्टिव है। मुझे लगना चाहिए क्लास बिल्कुल एक्टिव है। चलो ठीक है अनु, मैं टाइम को देखती हूँ, चेंज कर लेंगे, ठीक है। टाइम को सुटेबल टाइम पे ही रखेंगे। टाइम का इश्यू आएगा तो सभी बच्चों को आ रहा है तो चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैंने कॉमन बैच ले रखा है, बाद में देख लेते हैं वीडियो। गीता, सारे बच्चे कोऑपरेटिव नहीं होते। चलो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें कर ली थी पिछली क्लास में। आप लोगों को याद ही होगा, एक दिन का ब्रेक मिल गया था, कहीं तुम बोल ना जाओ। प्लास्टेड वगैरह सारी चीजें कर ली थी, ठीक है। प्लास्टेड वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मेजर टॉपिक हमने निपटा लिए थे अपने। अब हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे सारा ही चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ मैम, यही टाइम बेस्ट है। अरे ये पता, ये पीपीटी मैंने पहले ही बनवा रखी है, क्योंकि उस टाइम क्लासेस होती नहीं थी, बोर्ड लगा नहीं था, तो पीपीटी पहले की ही रेडी है, इसलिए ब्लैक बैकग्राउंड है। अब इसको आगे जब मैं आगे बनवाऊंगी तो चेंज कर लूंगी, ठीक है। चलो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो मेजर जो पोर्शन है वो खत्म हो चुका है, और अब मुझे लगता है सिर्फ 2 ही क्लास बाकी है, आज एक और एक नेक्स्ट, ठीक है। आज खत्म नहीं होएगा तो मैं इसको ज्यादा नहीं खींचूंगी कि आज ही खत्म करूं। हमारी 2 क्लास और रहेंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम और न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम के बारे में। और दूसरा फिर हमारी एक क्लास रहेगी प्रोकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, राइबोसोम। ये हमारा क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम, तो इसमें देखो मेम्ब्रेन नहीं होती, डेंस पार्टिकल मेम्ब्रेन नहीं होती राइबोसोम पे। और राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनिल्स है जो प्रोकैरियोटिक के पास भी होती है एंड हमारी यूकैरियोटिक के पास भी होती है, दोनों के पास ही प्रेजेंट होती है भाई। मैम यही टाइम सही है, चलो भाई देखेंगे। चलो एक बार इस टाइम को छोड़ दो, क्लासेस को स्टार्ट करने दो एक बार। राइबोसोम है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक के पास भी प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक के पास भी प्रेजेंट है। और मैंने तुमको जब स्टार्ट हुई थी क्लास तब बताया था कि जो राइबोसोम होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, वो एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जो क्या है, मेम्ब्रेन लेस है, ठीक है। इसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती।
चलो, डिस्कवरी की थी जॉर्ज पैलेट ने, ये याद करना भाई, जो जिसकी डिस्कवरी मैं बताऊं वो याद रखना है। जॉर्ज पैलेट ने 1953 में इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी, ठीक है, 1953 में इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी। तो राइबोसोम को अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा वो क्या पढ़ा है कि राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन की जरूरत चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, तुम्हारी दोनों सेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो राइबोसोम दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो मोड ऑफ क्या इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन। इसकी जो कंपोजिशन अगर पूछे तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आरएनए और प्लस क्या है, प्रोटीन, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगी इसकी स्ट्रक्चर को भी अच्छे से। उसके बाद ये क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार इसको छोड़ो, इस लाइन को एक बार छोड़ दो, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, स्टार लगा लेना, समझाऊंगी अभी। तो इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम के अंदर क्या होता है, ये देखो अपना ये है इस टाइप का राइबोसोम, ये अपना इस टाइप का राइबोसोम। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर ये क्या अपना डीएनए है, जो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ डीएनए है, और ये अपना क्या है, राइबोसोम। तो ये देखो डीएनए से सबसे पहली चीज लिखो, डीएनए से चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। और कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो यहां पर सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो आरएनए होता है उसकी 3 टाइप होती है। आरएनए है उसकी 3 टाइप होती है। एक होता है अपना मैसेंजर आरएनए, एक होता है जो अपना मैसेंजर आरएनए जो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। एक क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है, क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड का, किसके लिए, टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड की ऐसे लाइन जुड़ेगी, ऐसे लाइन जुड़ेगी, ये क्या है, अमीनो एसिड, ये क्या है, अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड की लाइन जुड़ेगी, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। और ये क्या हमारा बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ये सारी चीजें मैं आरएनए में भी समझाऊंगी तुम्हें, ये सारी चीजें आरएनए के अंदर भी समझाऊंगी तुम्हें। तो ये क्या अपने अमीनो एसिड, ये क्या अपने अमीनो एसिड, इनको ये अमीनो एसिड ही क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड ही क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब इन अमीनो एसिड है ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इनको लेके कौन आता है, ट्रांसफर आरएनए, लेके कौन आता है, ट्रांसफर आरएनए। बनाता कौन है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। एक होता है आरएनए, एक होता है आरएनए। ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ राइबोसोम। ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम का क्या है, पार्ट है। 3 टाइप के हैं। आगे आरएनए के अंदर इनकी पूरी डिटेल भी बताऊंगी, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए। प्रोटीन को कौन बनाता है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आता है डीएनए से, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेंजर लेके आता है डीएनए से। अब एक चीज को यहाँ पर समझो, ये अपना है डीएनए, ठीक है, ये अपना है डीएनए जिसके अंदर कोड प्रेजेंट होते हैं, कोड, ठीक है, कोडोन। डीएनए है जिसके अंदर कोड प्रेजेंट होते हैं। इन कोड को स्टडी, इन कोड को कौन कौन लेके आता है, कोड को, ये कोड है वो कहां तक जाते हैं, मैसेंजर आरएनए तक, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसका मतलब डीएनए ने क्या बनाया, आरएनए, डीएनए ने क्या बनाया, आरएनए। मैसेंजर आरएनए के ने क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया, क्या बना दिया, प्रोटीन, ठीक है। अब सिंपल समझो, डीएनए था, डीएनए क्या बनाएगा, अपने जैसी एक फोटोकॉपी बना देगा आरएनए, ठीक है। आरएनए ने क्या बनाया, प्रोटीन बना दिया। आरएनए ने क्या बना दिया, प्रोटीन। तुमसे पूछा जाएगा कौन सा आरएनए प्रोटीन बनाता है, मैसेंजर आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को मैसेंजर आरएनए तक पहुंचाता है। आरआरएनए क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम का ये क्या है, पार्ट है। आगे आरएनए करवाऊंगी जब इनकी सारी चीजें वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी जितना मुझे रिक्वायरमेंट है उतना मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ। अब जब डीएनए से आरएनए बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जब डीएनए से आरएनए बनता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब आरएनए बनता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन।
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, आरएनए 3 टाइप का है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। वो प्रोटीन कौन बनाता है? मैसेंजर आरएनए। प्रोटीन कौन बनाता है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? जब ये प्रोटीन बनता है इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तुम लोग केमिस्ट्री के अंदर भी इसको पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर जो बच्चे पीजीटी के हैं वो भी पढ़ेंगे इसको आगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। अब यहां पर देख लो, अब हमारा यहाँ पर देखो, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके पास ये क्या अपना डीएनए, प्रोकैरियोटिक के पास अपना क्या है? डीएनए। डीएनए ने क्या बनाया? आरएनए। डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, क्या बोलोगे? ट्रांसलेशन। क्या बोलोगे? ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर देखो, ये अपना क्या था? डीएनए। डीएनए कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है भाई, साइटोप्लाज्म में डीएनए, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसने आरएनए बना दिया। ठीक है, अब आरएनए होता है ना जो, अब आरएनए है उससे आगे प्रोटीन बननी, पर वो प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो राइबोसोम होता है, यहाँ पर जो हमारे पास राइबोसोम होता है, लिखो, जो राइबोसोम है वो 2 टाइप का राइबोसोम है। कितने टाइप का राइबोसोम है? 2 टाइप का हमारे पास राइबोसोम है। मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके भाई, ओके ओके, देखो, देख लो एक बार, यहां पर हमें राइबोसोम से प्रोटीन बनवानी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, राइबोसोम से प्रोटीन बनवानी। अब प्रोटीन बनाएगा कैसे राइबोसोम? तो राइबोसोम है, उसकी अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो राइबोसोम के अंदर क्या होता है? एक तो आरएनए होता है, एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन वो बनाता है, एक आरएनए होता है। अब आरएनए होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। आरएनए होता है ना जो, वो हमारे पास कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक हमारे पास मैसेंजर आरएनए, एक हमारे पास ट्रांसफर आरएनए और एक होता है आरआरएनए। ठीक है, बाकी जब मैं आरएनए करवाऊंगी तब इनकी फुल डिटेल वहां पर करवाऊंगी, जितने जरूरत है उतना मैं यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो जो ये आरएनए है ना, आरएनए 3 टाइप का, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए। जो मैसेंजर आरएनए है उसको क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। उसको क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। दूसरा जो ट्रांसफर आरएनए, वो मदद करता है प्रोटीन बनवाने में। मदद कैसे करता है? वो अमीनो एसिड को लेके आता है। अरे भाई, प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई कौन होता है? अमीनो एसिड एंड डीएनए। एक बार ये भी पूछ लिया था कि प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या है? अमीनो एसिड। अब बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? ये चेन है, ये क्या है? प्रोटीन की चेन है। किसकी चेन है? प्रोटीन की, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड। केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा तुम लोगों ने, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आता है ये। यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है इसके बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमीनो एसिड को कौन लेके आया? ट्रांसफर आरएनए। आरआरएनए क्या होता है? पार्ट होता है राइबोसोम का। आरआरएनए जो मैं राइबोसोम बताऊंगी उसमें जो पार्ट होता है वो कौन होता है? आरआरएनए। ठीक है, ये 3 टाइप के हमारे पास आरएनए। अब हमारे पास तो डीएनए है, आरएनए कहां से आ गया मैम? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास तो डीएनए है, तो ये आरएनए कहां से आ गया? तो डीएनए क्या होता है? डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए के अंदर। डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? आरएनए के अंदर। डीएनए कन्वर्ट हो जाता है आरएनए के अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब यहां से आरएनए है वो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। आरएनए के क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ये बात समझ में आ गई? यहां से 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म, यहां से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे स्मॉलेस्ट इकाई प्रोटीन की अमीनो एसिड। जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा? मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? अमीनो एसिड को लेके जाना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं राइबोसोम। अब राइबोसोम हमारे पास 2 टाइप का है, एक तो है 70S राइबोसोम, एक है हमारे पास 80S राइबोसोम। एक है 70S राइबोसोम, एक है 80S। ये जो 70S राइबोसोम है ये होता है प्रोकैरियोटिक के पास, प्रोकैरियोटिक के पास। ठीक है, और जो 80S होता है ये होता है
यूकैरियोटिक के पास, ठीक है। ये किसके पास है? यूकैरियोटिक। ये किसके पास होता है? प्रोकैरियोटिक। बाकी मैंने तुम लोगों को जब यूकैरियोटिक बताया था तब उसके अंदर प्लास्टिड के अंदर भी 70s था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70s था, वो मैं बार बार यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगी। यूकैरियोटिक के अंदर मैंने सारी चीजों को बहुत डिटेल से पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पर मैम क्लास रुक रही है, क्लास रुक रही है क्या भाई? जल्दी से मैसेज करो, क्लास रुक रही है क्या? जल्दी मैसेज करो। तो ये क्या? प्रोकैरियोटिक। ये हमारे पास किसके अंदर होता है? यूकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। अब इसकी कुछ सब यूनिट होती है, 70s है उसकी यूनिट होती है। तो 70s किस टाइप का होता है? देखो इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है जैसे तुम्हारा पेन और उसका उसकी कैप, पेन और उसकी कैप। तो दो सब यूनिट होती है, दो सब यूनिट होती है। सेम इसी तरीके से 80s की भी दो सब यूनिट होती है, 80s की भी दो क्या होती है? सब यूनिट होती है। तो 70s राइबोसोम होता है, एक होता है 80s। अब मैम ये S क्या है? S क्या है? हम लोग S किसको बोल रहे हैं? देखो टाइप ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की टाइप प्रोकैरियोटिक क्या होता है? 70s। अब 70s होता है ना जो ये इसकी जो बड़े वाली यूनिट है इसको बोलता है, ये छोटे वाली यूनिट को 30 और बड़े वाली को कितना? 50। बड़े वाली यूनिट जो लार्ज यूनिट है वो क्या है? 50, स्मॉल यूनिट है वो 30। अब तुम यहाँ पर काउंट मत करने लग जाना कि मैम ये तो 80 बन गया, 70 कैसे लिख दिया आपने? ये तो 70 है, यहाँ पर 80 बना हुआ है। कुछ चीजें क्या होती है? मर्ज हो जाती है। तो तुम्हें ये याद रखना है कि जो 70s यूनिट है वो क्या है? 30 एंड 50 होती है, 30 एंड 50 होती है। इसी तरीके से अपनी 80s होती, जो 80s यूनिट है वो क्या है? 40 और 60, 40 और 60, ठीक है। 80 है, 40 एंड 60। ये क्या है? लार्ज यूनिट। ये क्या है? लार्ज यूनिट। और ये क्या है? स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट। सही चल रही है मैम? सही चल रही है, ठीक है, सही चल रही है, ओके। ये है स्मॉल यूनिट और ये क्या है? अपनी लार्ज यूनिट। एक अपनी स्मॉल यूनिट, दूसरी क्या है? अपनी लार्ज यूनिट। एक होती 70s, एक होती है 80s। याद रख लेना 60, 40, 50, 30। अब ये मत लग जाना मैम ये 100 है, इसके ऊपर नहीं है, ये कुछ बॉन्ड बनाने में चली जाती। तुम्हें सिर्फ जर्नल याद रखना कि 80 है वो किसके इक्वल? 60 + 40, ठीक है। जिसके अंदर जैसे ये अपना ये इस टाइप से जुड़ी हुई होती है, अभी मैं दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैं दिखाई देती हूँ तुम लोगों को कि ये इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। ये देखो, ये अपनी क्या है? लार्ज यूनिट, ये अपनी क्या है? स्मॉल यूनिट। ये क्या है? लार्ज यूनिट, ये क्या है? अपनी स्मॉल यूनिट, ठीक है। तो ये इस तरीके से जुड़ी हुई होती है, ये क्या? अपना राइबोसोम। तो यहां पर देखो, अब इसके अंदर जो ये S है, ये S सिंपल एक मेजरमेंट की यूनिट है। जैसे अगर मैं इस पेन की लंबाई को, पेन को कैसे वो करूंगी, काउंट कैसे करते हैं इसको? तो इसको मैं लंबाई के अंदर मेजर करूंगी, पेन को किसके अंदर मेजर करूंगी? लंबाई के अंदर मेजर करूंगी। इसी तरीके से सबकी अपनी एक अलग अलग यूनिट होती है। तो राइबोसोम की जो यूनिट होती है वो ऐसे जस्ट एक यूनिट है जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। याद रख लेना, ठीक है। ये चाहे छोड़ देना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट याद रख लेना। और ये क्या करता है? इनडायरेक्ट मेजर करता है साइज एंड डेंसिटी। सिर्फ ये जो यूनिट है, जैसे इसकी लंबाई, मैं इसको किस में नापूंगी? इसकी लंबाई के अंदर। कोई चीज चौड़ी है तो उसकी चौड़ाई के अंदर नापते हैं। इसी तरीके से ये साइज, साइज और डेंसिटी गंतव्य में नापी जाती है, ठीक है। साइज और डेंसिटी मतलब क्या है? गंतव्य के अंदर ये नापी जाती है। एस जस्ट एक यूनिट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, सेडबर्ग यूनिट भी बोल सकते हैं, बट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट याद रख लेना, क्वेश्चन के अंदर यही पूछा जाता है। और ये क्या है? एक यूनिट है जो किसमें नापी जाती है? जो डेंसिटी, गंतव्य के लिए हम इसको यूज करते हैं। जल्दी से बताओ भाई, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब यहाँ पर देखो प्रोटीन कैसे बनता है। अच्छे से चल रही है मैम? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर तो प्रोटीन कैसे बनता है? ये अपना क्या है? डीएनए। ये अपना क्या है भाई? डीएनए। डीएनए से किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? आरएनए। डीएनए कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या अपना, जैसे ये जो लाइन है ना, ये अपनी है आरएनए। और आरएनए भी कौन सा? मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या अपनी? मैसेंजर आरएनए।
मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसके ऊपर ये लगे हुए होते हैं, इसके ऊपर ये स्मॉल और लार्ज यूनिट ये लगी हुई होती है, ठीक है। इसके ऊपर अपने राइबोसोम लगे हुए होते हैं। तो इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? अपने राइबोसोम। क्या लगे हुए होते हैं? अपने राइबोसोम। और यहाँ पर ये जो जगह छोड़ी है किसके लिए? ताकि प्रोटीन है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। प्रोटीन है वो बाहर निकल जाए और सेल को मिल जाए प्रोटीन, तो ये इसके लिए। तो ये कहाँ अटैच है? बिल्कुल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये कहाँ अटैच है? बिल्कुल मेम्ब्रेन। ये प्रोकैरियोटिक की है, तो ये क्या है? सेल वॉल है। ये क्या है? सेल वॉल है। और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कहाँ है? कहाँ अटैच है राइबोसोम? बिल्कुल मेम्ब्रेन पे अटैच है। और ये देखो, ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है? मैसेंजर आरएनए की। ये किसकी लाइन है? मैसेंजर आरएनए की, ठीक है। किसकी लाइन है? मैसेंजर आरएनए की। मैं क्वेश्चन समझी नहीं हुई, क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो ये देखो उस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। अगर मैनी प्लस सिंगल राइबोसोम, देखो ये है जैसे हमारे पास ये था मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? राइबोसोम लगे हुए होते हैं। आरएनए के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? राइबोसोम, ठीक है। तो बोला मैनी राइबोसोम अटैच है। मैनी राइबोसोम अटैच है किसके ऊपर? सिंगल मैसेंजर आरएनए। थोड़ी सी लाइन में गड़बड़ कर दी। मैनी राइबोसोम अटैच है, मैनी राइबोसोम अटैच है सिंगल मैसेंजर आरएनए। इस सिंगल मैसेंजर आरएनए पे, इस सिंगल मैसेंजर आरएनए पे, इस लाइन को ठीक कर लेना, ये लाइन गड़बड़ कर रखी है। मैनी राइबोसोम अटैच है सिंगल मैसेंजर आरएनए, उस चेन को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम तुम्हें नहीं मिलेगा, पॉलीसोम मिलेगा। क्या मिलेगा आंसर में? पॉलीसोम मिलेगा, ठीक है। तो उस चेन को क्या बोलते हैं? इस चेन को तुम लोग क्या बोलोगे? पॉलीसोम। इस चेन को तुम लोग क्या बोलोगे? पॉलीसोम। क्लियर है मैम? क्लियर है मैम? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूकैरियोटिक के पास 80S होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक के पास 80S राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक के पास 70S राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वगैरह के पास मैंने तुम लोगों को पहले ही लिखवा दिया कि 70S होता है। अब ये बार बार उसके पास मत लिखना, ठीक है। मैंने सारी चीजें तुम्हें यहाँ पर बताई। अब तुम मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हें राइबोसोम समझ में आ रहा है क्या? राइबोसोम समझ में आ गया क्या? किसी बच्चे को उतारना है तो उतार लो एक बार, ठीक है। तो ये क्या अपना राइबोसोम, ये क्या है अपना राइबोसोम। चलो देखो भाई, अब देखो ये राइबोसोम है, ठीक है। ये क्या है? राइबोसोम है। ये एक यूनिट है ऊपर अटैच है, एक यूनिट है वो कहा? स्मॉल यूनिट नीचे अटैच है। नीचे ऊपर का कोई चक्कर नहीं होता, कहीं ऐसे बोलो मैम ऐसे ऐसे। ये एक मतलब यूनिट अटैच होनी चाहिए इस टाइप से, ठीक है। और बीच में जो होती है वो क्या होती है? मैसेंजर आरएनए। बीच में है वो क्या है? मैसेंजर आरएनए। यही मैसेज को पहुंचाएगी और क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी। अब क्वेश्चन ये पॉलीसोम है, काफी टाइप पूछ चुका है। एक कॉम्प्लेक्स होता है सिंगल मैसेंजर आरएनए का, और वो बाउंड होता है मल्टीपल राइबोसोम से। बहुत सारे राइबोसोम अगर इसके साथ अटैच हो जाए, बहुत सारे राइबोसोम इसके साथ अटैच हो जाए तो इसको बोलते हैं पॉलीसोम। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? पॉलीसोम। बताओ भाई, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीसोम, ठीक है। यस मैम, ये क्वेश्चन आया हुआ है पॉलीसोम वाला D++B में, बिल्कुल। तभी मैं बता रही हूँ कि ये पॉलीसोम मिलेगा। पॉलीराइबोसोम सभी को पता है क्या होता है, बट पॉलीसोम है उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दोनों नाम ही इसके हैं, दोनों नाम ही इसके हैं राइबोसोम के, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। तो ये था अपने पास राइबोसोम। अब हमें पढ़ना है भाई न्यूक्लियस। अब हमें क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस। मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम्हारा न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन भी बोलते हैं सेल का। सेल का क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। ऑल सेलुलर एक्टिविटी वो किससे कंट्रोल होती है? न्यूक्लियस से, ठीक है। ऑल सेलुलर एक्टिविटी है वो किससे कंट्रोल होती है? न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। और सारी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करता है? अपना न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? अपना न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो इसके जितने भी पार्ट है न्यूक्लियस के वो सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या है? तो देखो सेंट्रियोल थोड़ा इस टाइप के एक स्ट्रक्चर है,
इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है सेंट्रियोल। और ये क्या, तुम्हें एक चीज का पता होना चाहिए, जब मैं सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी तब इसका रोल बताऊंगी, वहां पर बहुत अच्छा रोल होता है सेंट्रियोल का। तो सेंट्रियोल क्या है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा भैया, एक तक क्या पूछ रही है, तो ER में 80s होता है, हाँ। ये मेम्ब्रेन वाला बताती हूँ, रुक जाओ मैं एक बार। जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन वाले सारे मैंने लिख रखे हैं तुम्हारी सहूलियत के लिए। जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है वो अलग से लिख दिए, जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है वो अलग से लिख दिए, डबल मेम्ब्रेन वाले अलग से। वो मैं तुम्हें PDF दूंगी अभी, ठीक है, बता भी दूंगी। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है विदाउट मेम्ब्रेन। इसके पास सेंट्रियोल के पास मेम्ब्रेन नहीं होता भाई, सेंट्रियोल के पास मेम्ब्रेन नहीं होता। और यहाँ पर टू सेंट्रियोल, जब देखो एक सेंट्रियोल ये है और एक सेंट्रियोल ये है, एक सेंट्रियोल ये, जब ये ऐसे जुड़ जाती है, जब सेल डिवाइड करते हैं तो सेंट्रियोल हमें ऐसे मिलती है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। जब टू सेंट्रियोल है, टू सेंट्रियोल है, इस टाइप से अटैच होती है तो उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, ठीक है। तो टू सेंट्रियोल ऐसे अटैच होगी तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। और यही सेंट्रोसोम क्या बनाएगी, बाद में जब सेल डिवाइड करेगी तब यही सेंट्रोसोम क्या बनाएगी, स्पिंडल फाइबर। किसी बच्चे ने सेल डिवीजन पढ़ा होगा कभी भी पास्ट में, तो उसको पता है कि यहाँ पर जो सेंट्रियोल होती है वो क्या फॉर्म करती है, स्पिंडल फाइबर। क्या फॉर्म करती है, स्पिंडल फाइबर। फिर जाकर सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। फिर जाकर क्या होती है, सेल डिवाइड होती है। वो नेक्स्ट चैप्टर ही अपना सेल डिवीजन है, ठीक है। मैम सिलेबस कब तक हो जाएगा भैया, अभी टाइम लगेगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, खत्म कैसे होगा। स्ट्रक्चर सेंट्रियोल है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। टू सेंट्रियोल जब मिलती है उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, और फॉर्म करती है स्पिंडल फाइबर। क्या बनाती है, स्पिंडल फाइबर। तो सेंट्रियोल के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि सेंट्रियोल है उसका काम क्या है, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और दो सेंट्रियोल आपस में जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस, मेजर पोर्शन अपना न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी याद रखनी है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी तुम्हें याद रखनी है। सेल थ्योरी के अंदर जो जो मैंने साइंटिस्ट बताए थे, सेल्डन है, स्वान है, रुडोल्फ वर्चू है, याद रखने हैं। जो राइबोसोम है वो किसने खोजा था, याद रखना है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कब की थी, 1831 में, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो ये अपना क्या है, न्यूक्लियस है। ये अपना क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये क्या अपना पूरा मैं न्यूक्लियस बना रही हूं इसको, ठीक है। इसके अंदर इस टाइप का डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। तो क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। अब तुम लोगों को मैंने एक चीज पहले ही बताई थी, जब मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के डिफरेंस बताए थे, कि जो इसके पास जो डीएनए होता है, डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है। डीएनए कितना लंबा होता है, 2.2 मीटर लंबा। तो एक छोटी सी सेल के छोटे से न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए को कैसे डालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को कंडेंस कर देते हैं, डीएनए को मतलब पैक कर देते हैं एक टाइप से, ठीक है। कंडेंस करना मतलब लपेट देते हैं। तो डीएनए को ऐसे लपेट देते हैं, तो उस जो लपेटते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो लपेटते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको क्रोमेटीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक एसिडिक मैटेरियल होता है डीएनए के अंदर, जो मैं तुम लोगों को अच्छे से बता चुकी। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इसको क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और ये बात किसने बोली थी, फ्लेमिंग ने। ये भी याद रखना है, ठीक है। जो जो साइंटिस्ट लिखती जाऊं याद रखनी। फ्लेमिंग ने बोला था कि डीएनए है उसको लपेटा जाता है क्रोमेटिन। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक एसिडिक मैटेरियल होता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सेल के अंदर डीएनए किस फॉर्म में मिलता है, सीधा जवाब लगाना क्रोमेटिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, क्रोमेटिन की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद विदाउट न्यूक्लियस, कौन सी ऐसी सेल है जो न्यूक्लियस के बगैर है, न्यूक्लियस जिसके पास नहीं, तो अपनी आरबीसी की सेल है। एक जो आगे पढ़ाऊंगी सीव ट्यूब होती है, ठीक है। प्लांट्स के पास क्या होती है, सीव ट्यूब। प्लेटलेट्स है, ये तीन ऐसी होती है, प्लेटलेट्स, सीव ट्यूब, और हमारे पास क्या होती है, आरबीसी। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता भाई, इनके पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब यहां पर देखो, अब कंपोजिशन पूछी जाती है क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन की कंपोजिशन पूछी जाती है भाई, बहुत ज्यादा चैप्टर है और मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन चैप्टर्स को अच्छे से लिखकर। क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन की कंपोजिशन पूछी जाती है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा है डीएनए,
इस टाइप का डीएनए डबल हेलिक्स, ये तुम्हारा डीएनए, ठीक है। मैंने तुमको बताया था इस डीएनए को, इस डीएनए को क्या करोगे तुम, इस डीएनए को एक हिस्टोन प्रोटीन है ये, हिस्टोन प्रोटीन, इसके ऊपर क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है, इसके ऊपर क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है। डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। तो यहां पर एक तो इसके पास क्रोमेटिन के पास क्या है, डीएनए, दूसरा क्या है, प्रोटीन, जो कि क्या हिस्टोन, क्या है हिस्टोन, और उसके बाद क्या होता है, इसके पास आरएनए भी होता है, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है तो क्या है, आरएनए। अब यहां पर एक पॉइंट और याद रख लेना, जब इसको लपेटा जाता है तो इसके पास हिस्टोन प्रोटीन तो है ही, हिस्टोन तो है ही, साथ में कुछ नॉन हिस्टोन भी है, ठीक है। 11th क्लास की एनसीईआरटी बोलती है कि जब इसको लपेटा जाता है हिस्टोन तो है ही, साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसके पास प्रेजेंट है। तो तुमसे ये पूछेगा कि डीएनए है उसके पास क्या क्रोमेटिन है, उसकी कंपोजिशन बताओ, तो क्रोमेटिन के पास डीएनए होता है, आरएनए होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन जिसके बाहर उसको लपेटा जाता है, एक कई प्रोटीन ऐसी भी होती है जो हिस्टोन नहीं होती, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, जो थोड़ी होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, बट अकेला हिस्टोन अकेली प्रेजेंट नहीं होती, कोई नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसके पास होती है। तो ये क्या अपनी क्रोमेटिन की फॉर्म है, ठीक है। याद करने हैं, ईयर को चाहिए मत करना, लेकिन जैसे अब जो सेल थ्योरी है उसके ईयर को याद करना है, ठीक है। अब इसके ईयर को भी याद करना है, न्यूक्लियस के नहीं। उसके बाद देखो ये अपना क्या था, डीएनए था, ये अपना क्या था, डीएनए था, उसके बाद इसको लपेट दिया, ये क्या बन गई, क्रोमेटिन बन गई। डीएनए की कंडेंस फॉर्म क्या होती है, क्रोमेटिन। लेकिन जब सेल डिवाइड होती है, जब सेल डिवाइड होती है तो ये क्रोमेटिन और भी कंडेंस हो जाती है, ये क्रोमेटिन और भी कंडेंस हो जाती है जब सेल डिवाइड करती है। तो यहां पर क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड होती है तब ये क्या बन जाता है, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन और भी कंडेंस हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। तो ये कब विजिबल होता है, क्वेश्चन आता है क्रोमोसोम कब विजिबल होता है, जब सिर्फ सेल डिवाइड कर रही होती है। अपनी जो बॉडी उसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और वो कब अपीयर होते हैं, जब सेल डिवाइड कर रही होती है, जब सेल क्या कर रही होती है, डिवाइड कर रही होती है। तो ये इस टाइप का क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। हिस्टोन एक प्रोटीन का नाम है, हिस्टोन एक प्रोटीन का नाम है। जैसे तुम लोगों ने अलग अलग नाम सुने होंगे, किसी किसी के अलग अलग से नाम सुने होंगे, वैसे ही हिस्टोन एक प्रोटीन का नाम है जिसके ऊपर किसको, डीएनए को लपेटा जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर डीएनए को लपेटा जाता है। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल पहले भी बताया था, बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है मुझे इस चीज का। पतंग उड़ाते हैं तो पतंग की डोरी को एक वो जो रोल होता है उसके बाहर लपेट दिया जाता है, उस रोल को बोल दो हिस्टोन प्रोटीन, उस डोरी को बोल दो डीएनए, ठीक है। तो ये क्या अपना, चलो ठीक है भाई। तो ये क्या है, देखो ये क्या अपना डीएनए, डीएनए इसको लपेट दिया, ये क्या बन गया, क्रोमेटिन, क्या बन गया, क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन को और ज्यादा कंडेंस करना है, ठीक है, क्रोमेटिन को और ज्यादा कंडेंस करना है, तो हमें जब सेल डिवाइड करना होगा तब क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस हो जाएगी, और इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं भाई, क्रोमोसोम, ठीक है। तो रिपीट कर दिया मैंने, इसको क्या बोलते हैं, ये कब विजिबल होता है, ओनली जब सेल डिवाइड कर रही होती, जब सेल डिवाइड कर रही होती तभी ये क्या होता है, विजिबल होता है। चलो समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ो आगे। अब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, बाहर की बिल्कुल ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाली मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस टाइप का तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, इस टाइप का तुम्हारा न्यूक्लियस होता है। और जो न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होते हैं, पोर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पोर होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होते हैं, पोर होते हैं। क्यों होते हैं पोर, वो भी बताऊंगी
क्यों पोर होते हैं वो भी बताऊंगी। अभी तुम देख लो, ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा क्या है, बिल्कुल न्यूक्लियस है, और इसके अंदर ये वाला पार्ट क्या है, न्यूक्लियोलस है, क्या है, न्यूक्लियोलस है। डीएनए तुम्हारा इस फॉर्म में बिल्कुल ऐसे पैक कर रखा, क्रोमेटिन की फॉर्म में, कैसे पैक कर रखा, क्रोमेटिन, और इसके पास क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, एक लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, एक लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है, न्यूक्लियर एनालॉग। तो देख लो भाई, ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये है इस टाइप का तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस। चलो अब यहां पर इसके बारे में हमें पढ़ना है कि न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियर जो पोर होता है वो क्या है, इसके बीच का स्पेस, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जब फ्यूज कर जाती है, बिल्कुल मिल जाती है, तो पोर बन जाते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन, जैसे पहले ये था, इसके पास ये क्या, डबल मेम्ब्रेन है, पहले ऐसा था, ठीक है, पहले ऐसा था, तो यहाँ पर ये थी बाहर वाली लेयर, ये थी अंदर वाली, ये बिल्कुल फ्यूज कर गई, बिल्कुल फ्यूज कर गई, आपस में मिल गई, तो इन्होंने क्या फॉर्म किए, पोर फॉर्म कर लिए, प्योर फॉर्म कर लिए। अब न्यूक्लियस तुम्हारा इस टाइप का है, ठीक है, अब न्यूक्लियस तुम्हारा इस टाइप का। तो यहाँ पर बाय यूजिंग पोर, हम इस पोर का कैसे यूज करते हैं, यूजिंग पोर, आरएनए मूव कर जाता है बाहर की साइड, क्योंकि देखो डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, और डीएनए से क्या बन जाता है, आरएनए, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन से। अरे भाई कहां गया, एक मिनट भाई। कट हो गया क्या, पेज ही कट हो गया भाई। हाँ आ गया, चलो। तो यहाँ पर देखो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता बाय ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर देखो इन स्पोर का यूज करके आरएनए बाहर की साइड निकल जाएगा, ये आरएनए कहाँ निकल जाएगा, बाहर की साइड। आरएनए बाहर गया, राइबोसोम के साथ मिला, प्रोटीन की सिंथेसिस की, अब वो प्रोटीन है वो अंदर की साइड आ सकता है, प्रोटीन है वो कहाँ, अंदर की साइड आएगा, ठीक है। तो देखो एक बार अच्छे से देखो इसको, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है, यहाँ पर जो इसका जो डीएनए है, यहाँ पर जो डीएनए है, यहाँ पर जो डीएनए है वो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है, और ये आरएनए बाहर निकल जाएगा, पोर इतने बड़े बड़े हैं तो आरएनए आराम से बाहर निकल सकता है। आरएनए किसके साथ मिल जाएगा, आरएनए ऐसे करके किसके साथ, राइबोसोम के साथ मिलेगा, किसके साथ मिलेगा, राइबोसोम के साथ, फिर जाके क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, फिर ये प्रोटीन अंदर आ सकता है डीएनए में, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो सभी को होती है। तो इसलिए क्या है, पोर है इसके पास क्या है, पोर है, एक बार इसको अच्छे से देख लो, इसके पास क्या है, पोर है, ठीक है, क्या है, इसके पास पोर है। तो न्यूक्लियस का जो पोर का मैंने फंक्शन बता दिया, पोर का क्या फंक्शन होता है, आरएनए बाहर गया और हमारा प्रोटीन है वो अंदर की साइड आ गया। अब यहाँ पर एक है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये क्या है, प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को बाहर वाली और अंदर वाली लेयर, ठीक है, इस स्पेस को देखो, ये अपना क्या है, न्यूक्लियस की बाउंड्री, ये अपनी क्या है, न्यूक्लियस की बाउंड्री हुई। इसके बीच का स्पेस, आउटर और इनर के बीच का स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। सिंपल क्वेश्चन आएगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस किसको बोलते हैं, आउटर को या फिर इनर को, आउटर और इनर के बीच वाले स्पेस को, सिंपल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है, इसके बीच का स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर सिर्फ पेरीन्यूक्लियर स्पेस सिंपल ही पूछेगा कि इन दोनों के बीच का स्पेस है। अब है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर की मैट्रिक्स, जितनी भी न्यूक्लियर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन प्रेजेंट है, इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, अंदर की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा होता है, फ्लूइड होता है, कैसा होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड टाइप होता है। डीएनए किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। डीएनए यहाँ पर किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। आरएनए भी होता है, और क्या होता है, इसके पास प्रोटीन भी होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या है, बीच में
क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो तुम लोगों ने न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या देखा है अभी तक? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन देखा है, धागे जैसी संरचना जो डीएनए है कंडेंस फॉर्म होकर क्रोमेटिन के फॉर्म में पड़ा है, ठीक है। दूसरा फ्लूइड है, लिक्विड टाइप है, क्योंकि चीजें हैं यहां से वहां कैसे जाएंगी जब तक फ्लूइड नहीं होगा, तो फ्लूइड है। दूसरा क्या है, आरएनए है और क्या है, प्रोटीन। आरएनए है और क्या है, प्रोटीन। ये है इसके पास न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है, ये है इसके पास क्या, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। अब है यहाँ पर न्यूक्लियोलस, अब क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियोलस, ठीक है, चल रहा है सही, सही है भाई। अब यहाँ पर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस के बीच में इस टाइप का, देखो तुम्हें एक इस टाइप का दिखेगा ये, पर इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती भाई, इसके अंदर ये मेम्ब्रेन नहीं है, बट तुम्हें इस टाइप का दिखेगा, मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियोलस के पास। तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस, जिसके पास क्या है, जिसके पास क्या है अभी बताती हूँ, रुको। न्यूक्लियोलस जो कैसा होता है, स्पेरिकल है, कैसा है, स्पेरिकल है, विदाउट मेम्ब्रेन, स्पेरिकल है और क्या है, विदाउट मेम्ब्रेन। अब अपना ये क्या है, न्यूक्लियस है, अब अपना ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, डीएनए, ठीक है। डीएनए नहीं, डीएनए ने क्या बनाया, आरएनए बनाया, आरएनए मेटा आरएनए भी बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए भी और आरआरएनए भी, क्या बनाएगा, मेटा भी, ट्रांसफर भी और आरआरएनए भी। ये बात है, सभी को पता है। डीएनए क्या बनाता है, आरएनए, आरएनए 3 फॉर्म में मिलता है, मेटा, ट्रांसफर, आरआरएनए। तो जहां पर ये फॉर एग्जांपल आरएनए, आरएनए, तो यहां पर ये, और दूसरा ये क्या है, क्रोमेटिन, ये क्या है, क्रोमेटिन, ये क्या है, क्रोमेटिन, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, आरआरएनए। तो इस वाले पार्ट को जहां पर क्या प्रेजेंट है, आरएनए, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियोलस, जहां पर क्या प्रेजेंट है, आरआरएनए। डीएनए ने आरएनए सिंथेसिस किया, 3 फॉर्म के अंदर हमें आरएनए मिला, ट्रांसफर मिला, मेटा मिला और सॉरी ट्रांसफर, और क्या है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। जहां पर आरआरएनए बना है, जहां पर आरआरएनए बना है, इस फ्लूइड को, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। इसके पास कोई बाउंड्री नहीं होती, मैं वैसे समझाने के लिए बोल रही हूँ। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। स्पेरिकल होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, एक्टिव साइड होती है आरआरएनए सिंथेसिस की। आरआरएनए सिंथेसिस कहां होता है, न्यूक्लियोलस में। आरआरएनए सिंथेसिस कहां होता है, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। अब यहाँ पर राइबोसोमल फैक्ट्री है, ये क्या है, राइबोसोमल फैक्ट्री है, क्योंकि जो आरआरएनए है वो किसकी साइट होती है, राइबोसोम की साइट होती है। तो ये क्या है, राइबोसोमल फैक्ट्री। बताओ भाई तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो बिल्कुल बच्चों के जैसे समझा रही हूँ मैं तुम लोगों को एक एक चीज को। बिल्कुल महक सही, बताओ भाई, ठीक है। चलो, तो उसके बाद न्यूक्लियर जो अपना न्यूक्लियोप्लाज्म है वो क्या कंटेन करेगा, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। सिंपल अगर मैं पूछूं तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो प्लाज्म उसके अंदर है, वो क्या क्या कंटेन करेगा, एक तो कंटेन करेगा क्रोमेटिन और दूसरा क्या कंटेन करेगा, न्यूक्लियोलस, ठीक है। दूसरा क्या कंटेन करेगा, न्यूक्लियोलस। तो ये अपना क्या था, ठीक है। अब एक चीज मैं तुम्हें यहीं पर बता देती हूँ, वैसे पीपीटी के अंदर है नहीं, ये अपनी क्या है, सेल है, ये अपनी क्या है, सेल है भाई, ठीक है, क्लियर मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक। ये अपनी क्या है, सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये अपना क्या, न्यूक्लियस, जो पोर होते हैं, ठीक है, पोर है भाई, इसके पास पोर है। मैं लिख देती हूँ कहीं फिर समझ में ना आए तुम्हें। अरे ये अपनी भाई सेल है, सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, और सेल के अंदर भी ये क्या है, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर भी क्या है, साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब यहां पर इस सारे को,
इस लिक्विड को भी और इस लिक्विड को भी, दोनों लिक्विड को क्या बोलेंगे हम? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। दोनों लिक्विड को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो इसको प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट है ये, क्योंकि इसके पास क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है? स्टोर होती है। ठीक है, उसका न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं आता। सेल मेम्ब्रेन होता है ना, जो सेल मेम्ब्रेन, ये वाला पोर्शन, वो इसके अंदर अब्सेंट है। क्वेश्चन पूछेगा क्या प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन है या नहीं है? कि प्रोटोप्लाज्म के कंपोजिशन पूछ ले, सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है भाई। सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है। बताओ भाई, जल्दी समझ में आया नहीं आया? जल्दी से मुझे बताओ, समझ में आया नहीं आया? इस दोनों को क्या बोलते हैं? देखो, ये अपना है न्यूक्लियस, ये बाउंड्री अपनी किसकी? न्यूक्लियस की। इसके अंदर भी एक लिक्विड है, बाहर भी लिक्विड है। दोनों लिक्विड क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्म होते हैं। इट इज ए लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल का लिविंग पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, पूरा कंप्लीट फ्लूइड किसके अंदर आ गया? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। बट इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। कंपोजिशन अगर पूछी जाए तो सिंपल क्या लिखोगे? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म। पहली बार इतना डीपली पढ़ा है मैम, और अच्छे से समझ आ रहा है गीता। ठीक है भाई। चलो, क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए तुम्हारा, बस बात इतनी है। क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, इतनी सी ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्रोमोसोम। ठीक है, उस जो तुम्हारा सिलेबस गिवन है ना, सिलेबस गिवन है, मैं सीरियसली एक बात बता देती हूँ तुम सभी को, जो तुम्हारा सिलेबस गिवन है वो 9th-10th का गिवन है। तुम्हें सिंपल दिखा मिलेगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, सिंपल दिखेंगे तुम्हें। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन तुम्हारे एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर को उठाओ। तुम्हारा 11th-12th भरी पड़ी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो कई बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि मतलब मैं ज्यादा पढ़ा रही हूँ, या फिर कई बच्चों को ये भी लग रहा होगा, तो इस मैं बता दी, मैं उतनी फिक्स चीजें तुम लोगों को करवा रही हूँ जितना तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जितना तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है उतनी फिक्स चीजें मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू भाई मधु। चलो, हाँ बिल्कुल मैक, ये कवर है इसके अंदर, बट इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन कवर नहीं है। चलो, अब यहाँ पर देखो क्या है? क्रोमोसोम। यहाँ पर ये क्या है? क्रोमोसोम। वैसे मैंने तुम लोगों को बता दिया, विजिबल कब होंगे? जब सेल डिवाइड कर रही होगी। विजिबल कब होंगे? जब सेल क्या कर रही होगी? डिवाइड कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम। इस टाइप के हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम। ये क्या है? क्रोमोसोम है भाई, क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्या है? सेंट्रोमियर। ये क्या है? इसके बीच की, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। बीच जो बीच होता है ना, इसका बीच वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? बिल्कुल। चलो, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो भाई तुम तो। इस बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? इस बीच वाले को सेंट्रोमियर। ठीक है, और इस पोर्शन को, जो ये मैंने डॉट लगा दिया ना, डॉट लगा दिया, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ठीक है, इस डॉट लगाया, इसको क्या बोलोगे? काइनेटोकोर। बीच वाले पोर्शन को क्या बोलोगे? सेंट्रोमियर। ये क्या हमारा? ये है सेंट्रोसोम, जो कब विजिबल होता है, सॉरी क्रोमोसोम, जो कब विजिबल होता है? जब सेल क्या कर रही होती है? डिवाइड कर रही होती है। ठीक है, सेल क्या कर रही होती है? डिवाइड कर रही होती है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो क्रोमोसोम है, बता भाई वो किसकी कंडेंस फॉर्म है? क्रोमोसोम है वो किसकी कंडेंस फॉर्म है? चलो भाई, चलो चलो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करने लगे तुम तो। चलो, जो काइनेटोकोर है वो ये वाला पोर्शन होता है, ये है काइनेटोकोर। ये बीच वाला क्या है? सेंट्रोमियर। हाँ, ये होती है ना, ये होती है आर्म। आर्म मतलब बाजू, सिंपल हमारी जो आर्म है। ऊपर वाले फेज को बोलते हैं टीलोमियर। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला फेज, इसको बोलते हैं टीलोमियर। एक बार इसको रफ करके मैं फिर से दिखा देती हूँ तुमको, देख लो भाई। देखो 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 देखो, चलो, डीएनए की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डीएनए की कंडेंस फॉर्म है। बट हाँ,
क्रोमेटिन की भी ठीक है, डीएनए की भी ठीक है। अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर क्रोमेटिन ना दिखे तो ये किसकी कंडेंस फॉर्म होगी, डीएनए की। ओरिजिनल ओरिजिनल कहाँ है इसका, डीएनए ही तो है। तो तुम क्वेश्चन के अंदर क्रोमेटिन को मत ढूंढने लग जाना। क्रोमेटिन मिला तो बहुत बढ़िया है, डीएनए मिलेगा वैसे, ठीक है, क्रोमेटिन नहीं मिलेगा, डीएनए मिलेगा, क्योंकि किसकी फॉर्म है ये, डीएनए की मोस्ट कंडेंस फॉर्म है, मोस्ट कंडेंस फॉर्म है डीएनए की, क्रोमोसोम, ठीक है, मोस्ट कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम। चलो अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम, ये हमारे पास क्या क्रोमोसोम, ये है आर्म, आर्म मतलब बाजू, ये बीच वाला हिस्सा सेंट्रोमियर, ठीक है, लॉन्गर आर्म शॉर्टर आर्म ये अभी बताऊंगी। ये दोनों जो तुम्हें सेम दिख रही है ना, ये दोनों जो तुम्हें सेम दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब इसके अंदर अगर ए जीन है तो इसके अंदर भी ए ही जीन होगा, इसके अंदर बी जीन है तो इसके अंदर भी बी ही होगा। सिस्टर क्रोमेटिड बिल्कुल डिट्टो सेम एक जैसी है, बिल्कुल डिट्टो एक जैसी है। अगर इसके अंदर ए जीन है तो उसके अंदर भी ए होगा, बी है तो बी ही होगा, तो इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिन की कंडेंस, ठीक है, वैसे क्रोमेटिन की ही कंडेंस फॉर्म है, बट अगर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया मिलेगा तो डीएनए दिया मिलेगा, ठीक है, डीएनए दिया मिलेगा। तो चलो दोनों नहीं मिलेंगे, अब कोई बच्चा मुझे ये मैसेज मत कर देना मैम दोनों मिल जाएंगे, क्या दोनों नहीं मिलेंगे। क्रोमोसोम है, विजिबल कब होंगे, जब सेल क्या कर रही होगी, डिवाइड कर रही होगी, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या है, बीच वाला हिस्सा, ये छोड़ दो, ये लाइन एनसीईआरटी की है, तुम्हें नहीं पढ़ना। तो ये क्या है, बीच वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा होल्ड करता है टू क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। ये बीच वाला हिस्सा किसको, ऊपर वाले को और नीचे वाली, दोनों को क्या करता है, होल्ड करता है, इसको भी होल्ड कर रहा है और नीचे वाले को भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। काइनेटोकोर कहाँ है, जहां पर प्रोटीन डिस्क ऑन स्लाइड, यहाँ काइनेटोकोर जो मैंने तुम लोगों को बताई थी, काइनेटोकोर है जो क्या करती है, प्रोटीन की डिस्क होती है, प्रोटीन की डिस्क होती है, इसी से क्या लगते हैं, इसी से आगे जुड़ते हैं स्पिंडल फाइबर, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये क्या हमारा काइनेटोकोर, जो बीच की जो सतह होती है ना, वो प्रोटीन के होते हैं, किसके होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। देखो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की जो बीच वाला है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, बीच वाला है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, इसको बिल्कुल टिप वाले को बोलोगे टीलोमियर, टिप, टिप से याद रख लेना, टिप टीलोमियर, ठीक है। ये है आर्म बाजू, ये ऊपर वाली आर्म और ये नीचे वाली, इन दोनों को बोलते हैं, दो पैर हैं, दो पैर, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अगर इसके अंदर ए जीन है तो इसके अंदर भी ए जीन होगा, बी जीन है तो बी ही जीन होगा, तो ये है सिस्टर क्रोमेटिड। अरे प्रियंका मैं हिंदी में ही इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो पीडीएफ यहाँ पर ये जो तुम्हें खुले खुले अक्षर दिख रहे हैं ना, अगर मैं हिंदी भरवा दूंगी ना तो सारा तुम्हें दिखेगा ही नहीं, पीपीटी ही अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं तो हिंदी में इतना ज्यादा ही हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ये तुम्हें सेंट्रोसोम है ना, ये तुम्हें हिंदी में भी सेंट्रोसोम ही लिखे मिलेगा, ये जो काइनेटोकोर है हिंदी के अंदर भी काइनेटोकोर ही लिखा मिलेगा, इसलिए हिंदी में नहीं करवा रही। बाकी हिंदी बोलने के अंदर तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी भाई। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का हिंदी मीडियम था 10th तक, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने साइंस कभी पढ़ी नहीं, मतलब बायोलॉजी कभी पढ़ी नहीं, लेकिन मेरा तो, मैं तो पढ़ाती ही बिल्कुल हिंदी में हूँ, हर चीज को हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलो भाई, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, हाँ एक अभी बताती हूँ, रुक जाओ। एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये जो पोजीशन है ना सेंट्रोमियर की, बीच वाली पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम हो सकते हैं, बीच वाली पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे ये हमारा देखो, ये हमारा क्या क्रोमोसोम है, ये हमारा क्या क्रोमोसोम, ये बीच वाली पोजीशन है, तो जरूरी थोड़ी ना कि ये बिल्कुल बीच में ही रहे, ये बिल्कुल बीच में ही रहे, ये जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन अगर ये बिल्कुल मिडल के अंदर है, अगर ये बिल्कुल मिडल के अंदर सेंट्रोमियर है तो इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। इसको क्या बोलोगे तुम, मेटासेंट्रिक। हिंदी में ही पढ़ाते हो मैम सारा, बिल्कुल हिंदी में ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। इस बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। क्या बोलोगे, मेटासेंट्रिक। अगर ये सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में तो क्या बोलोगे, मेटासेंट्रिक। इसके अंदर सेंट्रोमियर मिडल के अंदर होती है, इक्वल आर्म बनती है। ये कैसे बनती है, बिल्कुल इक्वल बाजू बनती है, ऊपर की भी बिल्कुल इक्वल, नीचे की भी बिल्कुल इक्वल, ठीक है। उसके बाद अगर ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर चल जाए, ठीक है, स्लाइटली अवे हो जाए सेंटर से, तुम्हें सिंपल लिखेगा स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बिल्कुल हल्का सा ऊपर है। अब इसका नाम बताओ, इसका नाम फिर क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक।
क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक। पहले वाले का मेटासेंट्रिक, दूसरे वाले का सब मेटासेंट्रिक। इसके अंदर एक छोटी बाजू बन गई, एक क्या बन गई, बड़ी बाजू बन गई, ठीक है, स्लाइटली अवे फ्रॉम दी सेंटर। उसके बाद अगर ये सेंट्रोमियर और ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चला गया, तो इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। अगर और ऊपर चला गया तो क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। तो क्वेश्चन कैसे लिखा मिलेगा, सेंट्रोमियर क्लोज टू एंड। अगर एंड के क्लोज है, एंड के क्लोज है, तो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक। क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक। इसके अंदर एक तो बहुत बड़ी आर्म होगी और एक क्या होगी, छोटी आर्म होगी, ठीक है। एक तो बड़ी बाजू होगी और एक क्या होगी, छोटी बाजू होगी। लेकिन अगर ये सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पे चला गया, बिल्कुल टिप पे चला गया, तो इसको क्या बोलोगे, टीलोसेंट्रिक। क्या बोलोगे, टीलोसेंट्रिक। बताओ भी, बताओ जल्दी से। एक बार इसको रफ कर देती हूँ, अच्छे से देख लो। इसको रफ कर देती हूँ मैं, अच्छे से इसको देख लो, पीडीएफ में बिल्कुल अच्छे से विजिबल हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। बिल्कुल बीच में है मेटासेंट्रिक, बिल्कुल बीच में है मेटासेंट्रिक, बिल्कुल थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है, बीच से स्लाइटली ऊपर है सब मेटासेंट्रिक। तो मैं लिखेगा ये लाइन कि स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। जो अपना जो सेंट्रोसोम है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो तुम इसका नाम बताओ, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। अगर ये बोल दे कि सेंट्रोमियर क्लोज है एंड के, एंड पे नहीं है, क्लोज है एंड के, तो एक्रोसेंट्रिक। अगर ये लिख दे कि बिल्कुल टिप के ऊपर है, तो क्या बोलोगे, टीलोसेंट्रिक। बताओ, ठीक है, ठीक है भाई। ये तुम्हारा क्या है, क्रोमोसोम है। ये तुम्हारा क्या है, क्रोमोसोम है। चलो, अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, प्रोकैरियोटिक सेल। बट इसके लिए मुझे अलग से एक क्लास चाहिएगी, क्योंकि ये इतना, मतलब वैसे तो छोटा ही टॉपिक है, पर मैं इसको यहाँ पर नहीं करवा सकती अभी अभी, क्योंकि 10 ही मिनट रह गए हमारी क्लास के, तो इसको यहाँ पर नहीं करवा सकती, ठीक है। वैसे शायद क्लास चलती को हो गया होगा टाइम, 1 घंटा। तो प्रोकैरियोटिक सेल है वो थोड़ा सा बड़ा है भाई। वैसे मैंने तो तैयारी कर रखी थी इसको पढ़ाने की, बिल्कुल सुंदर सी तैयारी कर रखी थी मैंने इसको पढ़ाने की। देखो, इतना लिख के और करवाऊंगी भी नहीं अब इसको। चलो कोई नहीं, ठीक है। आता भाई, अच्छा, मुझे नहीं आता। अच्छा, मुझे डाइवर्सिटी प्लांट एनिमल नहीं आता मैम, कोई बात नहीं भैया, हो जाएगा। मैम आप तो बाइलिंगुअल ही करवा, अरे बिल्कुल, इतना हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैं एक बात और बताऊं, मैं खुद भी 10वीं क्लास तक हिंदी मीडियम से ही थी, ठीक है। तो मुझे पता है हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत है। अब आगे कभी बायो पढ़ी नहीं, तो वो बात है। अब तुम्हें केमिस्ट्री को मैं इंग्लिश में हिंदी में पढ़ाने लग जाऊं, एसिड बेस सोल्ट को मैं क्या बोलूंगी, अम्ल क्षार लवण। कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, सभी को इतनी इतनी बेसिक तो आती ही है, और इतनी बेसिक, बेसिक से भी ज्यादा मैं यूज कर रही हूँ। कल करवाऊंगी, बिल्कुल भाई, मैं कल ही करवाऊंगी। बिल्कुल नीरज, ये तो होना ही चाहिए भाई। देखो, कल करा देना, थैंक यू, ठीक है भाई, ओके, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग कल करेंगे। मैंने वैसे प्रिपरेशन कर रखी थी इसको आज ही करवाने की, लेकिन मुझे पता था ये वैसे होगा नहीं आज, पर शायद मुझे लगा तुम जल्दी समझ जाओ तो क्या पता हो जाए, ठीक है। तो अभी भी क्लास चलती को 1 घंटे के राउंड होने वाला है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक को हम कल स्टार्ट करेंगे, और कल तुम्हारा सेल चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कल सेल चैप्टर कंप्लीट होगा, सेल डिवीजन उसके बाद स्टार्ट होगा। क्योंकि देखो, हमारी जो 11th क्लास की एनसीईआरटी उसके अंदर दे रखा है सेल, एक अलग से चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दे रखा है सेल साइकिल, तो सेल साइकिल एक अलग चैप्टर है। और हमारे सिलेबस के अंदर क्या दे रखा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, जिसके अंदर हमें सेल करना और सेल डिवीजन करना, ये दो ही हमें टॉपिक दे रखे, सेल करना और सेल डिवीजन करना, ठीक है। तो सेल डिवीजन से पिछली बार क्वेश्चन आया था 2024-25 वाला जो तुम्हारा रिसेंट पेपर हुआ है, उसके अंदर सेल डिवीजन से क्वेश्चन आया था माइटोसिस से। तो तुम्हें एक चीज को मैं यहाँ पर क्लियर बता देती हूँ कि सेल डिवीजन को बहुत कम टच करता है। और क्यों करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, क्योंकि वो 11th में थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो सेल डिवीजन को थोड़ा सा कम टच करता है, बट हमें तो करना है, क्योंकि मायोटी सॉरी
मियोसिस से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन आया था वो माइटोसिस से आया था, तो हमें वो पढ़ना है, ठीक है। तो चलो, होते हैं भाई महक, एक बार उसकी नोटिफिकेशन को अच्छे से और देख लेना। EMRS का फॉर्म भर देना भाई सभी, बहुत ज्यादा वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अब लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक ही लास्ट पार्ट रह गया अपना, सेल फिर खत्म, उसके बाद सेल साइकिल की 3 से 4 क्लास आएंगी, उसके बाद हमारा सेल साइकिल भी खत्म, ठीक है। तो चलो, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है, बिल्कुल डीपली तुम लोगों को चीजें बताई है, साथ के साथ प्रीवियस क्वेश्चन को, सारे प्रीवियस क्वेश्चन को कंटेंट के अंदर ही डाल दिया, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन को बिल्कुल कंटेंट के साथ। अब तुम्हें जैसे एग्जांपल मिलेगा प्रोकैरियोटिक का ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसका कई क्वेश्चन ऐसे जो डायरेक्ट ही पूछे गए हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, तो मैंने कंटेंट के अंदर सारे प्रीवियस ईयर को इंक्लूड कर रखा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर को साथ रख के ही मैं कंटेंट को तैयार करवाती हूँ। ओके भाई मैक, आप भाई बहुत अच्छी करवाते हैं मैम, थैंक यू भाई, चलो भाई ठीक है, ओके भाई, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, प्रैक्टिस को करते रहो, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।